हाय मेरे कॉस्टिंग के परिंदों, आई वेलकम यू इन माय कॉस्टिंग गुरुकुल। यानी कि कॉस्टिंग गुरु के कॉस्टिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं हम क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ या फंक्शन बेस्ड कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन बेस्ड कॉस्ट। समझ में आया? तो एक बार अच्छी तरह से ध्यान रखना कि मैं कलम चेंज कर लेता हूं आपके लिए, ताकि हम एक बार देखते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट में जो कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फंक्शन के ऊपर होगा। बाकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बाद में आपको पढ़ाऊंगा। यहां पे समझ लीजिए कि कॉस्ट शीट के अंदर फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कितने फंक्शंस होते हैं? 3 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 3 फंक्शन होते हैं। 1 प्रोडक्शन, 2 एडमिनिस्ट्रेशन एंड 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट होते हैं और कॉस्ट को 3 डिपार्टमेंट के अंदर बांटा जाता है। ओके, जब हम फाइनली टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम इसको 3 में, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या कॉस्ट आया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या कॉस्ट आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या कॉस्ट आया, और जब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाता है। मेरी बात भाई, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाता है। सो ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा। मैं आपको इन सारे डिपार्टमेंट के कॉस्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर ये समझ में आ गया तो कॉस्टिंग की दुनिया में आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी आइटम आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। गलती से मैंने पॉइंटर का कलर भी वही सेलेक्ट कर लिया है जो पॉइंटर का कलेक्शन, जो हमारा फॉन्ट का यहाँ कलर था। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड कॉस्ट। क्या है? फंक्शन बेस्ड। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कॉस्ट। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए। ये है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसमें मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी है, एक्सपेंस कॉस्ट है। यानी कि जहाँ भी हम कॉस्ट नाम लेंगे तो कॉस्ट में 3 चीज़ होगा। क्या चीज़? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखना। अब यहाँ मटेरियल कॉस्ट में 2 है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ये पूरा डायग्राम आपकी आंखों के सामने है, इसको देखने की कोशिश कीजिए, आराम से देखिए। प्रोडक्शन में मटेरियल में 2 हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। आप देख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? लेबर में भी 2 हैं, दैट इज डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर एंड व्हाट? इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस में भी 2 है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको ये सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक उसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कॉस्ट में देखा जाए तो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मेन जो थीन लाइन आप देख रहे हैं वो ये है। आप देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन ही एक ऐसे एरिया है जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो अगर आप ध्यान से इस बात को देखिए कि अगर आपने
प्रोडक्शन के कॉस्ट को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा कि अगर ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो किसी भी कॉस्ट शीट में, चाहे आप उस कॉस्ट, चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग करें, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग करें, चाहे बजटरी कंट्रोल करें, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को आप समझिए। तो आपको डिटेल में बातों को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस बात को देखिए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सॉल्यूशन समझ के क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इस बात को गांठ बांध करके दिमाग में रख लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। इस बात को समझ जाइए। तो यही वक्त है समझने का। जब बहुत डिटेल में आप समझेंगे तो बातें आपको समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट है ना, उसको अपन लोग डिटेल में समझते हैं। ओके, अब इसमें भी देखिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉस्ट में मैं मटेरियल का कॉस्ट ये आपको अभी इस क्लास में समझाऊंगा, ये आपको समझाऊंगा। एक्सपेंस में अगली क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर नोट आता है सेपरेटली लिखने के लिए। यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेंस में आएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, या एग्जाम्पल दे के बोलेगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये और ये बहुत डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ, और इसको डिटेल में समझिएगा। अब यहाँ पे आता है कि मटेरियल क्या होता है। मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं कि ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें प्रोडक्ट के प्रोसेस में जाती हैं वो मटेरियल है। जो चीज़ें प्रोडक्ट के प्रोसेस में जाती हैं वो मटेरियल है। एंड आफ्टर हैविंग गॉन इनसाइड, अंदर जाने के बाद वह अगर यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ा देते हैं तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। एंड अगर वो यूनिट ऑफ आउटपुट को नहीं बढ़ाते हैं तो वो क्या है भाई साहब? वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा। हम लोग रोटी बना रहे हैं। आपने देखा होगा रोटी बनाने के संदर्भ में हमें आटा लगता है। देखिए, जिस आटा को हमने गूंथ करके रोटी बनाया वो मटेरियल है। ये मटेरियल यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाएगा। लेकिन रोटी बेलते समय पालथन में हमने यूज किया, वह आटा यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ रोटी नहीं बनाएगा, वह आटा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। So anything which goes into the process and increases unit of output is a direct material. But if it goes inside and it becomes a part of the product but does not increase the unit of output, then it becomes what? Indirect material. ध्यान से समझिएगा। As many times I am told, जब मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, कंपनी के CFO वगैरह काफ़ी मिलते हैं हमें, वो कहते हैं राठौर साहब, जो शुरुआत में आपने डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड यील्ड एंड आउटपुट से कनेक्ट करके चीज़ें समझाई, मैं किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट का जब कॉस्टिंग करना होता है तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में बसा होता है कि ये डायरेक्ट मटेरियल होगा या इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे तो आपके लिए बहुत भलमानसी होगी और हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वरना रट के समझेंगे कि यहाँ जाएगा, तो परिंदों की तरह कंसेप्ट में आप उड़ान नहीं भर सकते। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि खिचड़ी बना रहे हैं, दाल डालते हैं। अगर खिचड़ी प्रोडक्ट है तो अगर आप दाल डाल रहे हैं तो आउटपुट के लिए है, चावल डाल रहे हैं तो आउटपुट के लिए है। पानी तो एक मिक्सिंग रेशियो है, वो सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन हो गया कि पानी डाल करके हम आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो पानी विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज अबाउट डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन नमक है, नमक will be the part of the product but will not increase the unit of output, so it will not be the part of a direct material। ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। चाहे कहीं भी देखिए, ये शर्ट है, शर्ट में हम यहाँ पे धागा यूज करते हैं, तो धागा बढ़ा करके यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। तो धागा इज अ मटेरियल बट इनडायरेक्ट मटेरियल, नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल। जबकि फैब्रिक इज अ डायरेक्ट मटेरियल, सो कोई भी यूनिट
अगर यूज होने के बाद यूनिट ऑफ आउटपुट निकालता है, कोई भी रॉ मटेरियल जो पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ाता तो इनडायरेक्ट मटेरियल है, एंड यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाता है तो डायरेक्ट मटेरियल है। इस बात को लिख करके अच्छी तरह से समझ लीजिए, दैट ऑलवेज कीप इन योर माइंड। So anything which goes into the process is a material, but after having gone inside, if it increases the unit of output, it is a direct material, and if it does not increase the unit of output, it is a indirect material. अब ध्यान से समझिए इसको। अब मुझे लगता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो मटेरियल लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, लेबर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर होता है, एक्सपेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। आप देख सकते हैं सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट का कोई चक्कर नहीं है, इसको लिख करके रख लीजिए। उसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसके अलावा इसमें कोई चक्कर नहीं है। सो डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल का चक्कर है वो सिर्फ कहाँ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। तो मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री में आपको इन्हीं बातों को समझना है और समझने की कोशिश करनी है। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो आपका मॉड्यूल है, चाहे वो सीए का मॉड्यूल हो, चाहे सीएस का मॉड्यूल हो, चाहे सीएमए का मॉड्यूल हो, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे इवन बीकॉम में पढ़ते हैं मित्तल माहेश्वरी साहब की किताब हो, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बातें आपको मिलेंगी। मैं आपको एक पढ़ के समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा ये क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। एनी एक मिनट, आप इसको एक मिनट थोड़ा सा रुक के थोड़ा पेशेंस रखे, तब तक मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ अपना, कि हाईलाइटर पे हम कलर चेक करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल क्या है, एनीथिंग या एनी इनपुट यानी एनी रॉ मटेरियल विच फिजिकली गोज इनटू द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज अ मटेरियल। हमने पहले क्लास में समझ लिया था। अगर आप ये क्लास देखते हैं तो पिछली क्लास मीनिंग ऑफ कॉस्ट को जरूर समझिए, वहाँ पे भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। आफ्टर हैविंग गॉन इनसाइड, इफ इट इंक्रीजेज द यूनिट ऑफ आउटपुट देन इट विल बी टर्म्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया, आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। And if after having gone inside it becomes the part of the product, but normally it does not increase the unit of output, it will be termed as a indirect material। ठीक है, ये indirect material है। indirect material को consumable material या solvent नाम से जानते हैं। जैसे खिचड़ी बना रहे हैं, आपने थोड़ा घी डाल दिया, it's a consumable। थोड़ा सा आपने तेल डाल दिया, that's a consumable। consumable का मतलब है कि प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट में मिक्स हो जाता है, लेकिन वो यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इनडायरेक्ट मटेरियल को कंज्यूमेबल भी कहा जाता है, राइट? तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमेबल इज अ पार्ट ऑफ ए इनडायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट और इनकरेक्ट? द आंसर इज करेक्ट। कंज्यूमेबल इज अ पार्ट ऑफ ए इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट? सो दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बात कही है वही बात यहाँ डायरेक्ट मटेरियल के अंदर लिखा गया है, और जो बात मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए कही है वही बात यहाँ पे लिखा गया है, समथिंग लाइक दैट एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री के अंदर क्या होता है बिल्कुल समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं लेबर के बारे में समझने के लिए। लेबर के लिए मैं अलग से क्लास लेकर के डायरेक्ट लेबर के कई सारे एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेबर क्या होता है इसको आराम से यहाँ देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली द लेबर मीन्स। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने ये बात पहले भी बता के गया हूँ कई बार, राइट? कि प्लांट की लेबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लो कि ये प्लांट का स्लैब है, प्लांट का लाइन है, और ये पहले एग्जाम्पल भी ले चुका हूँ। यहाँ पे वाइफ है जो खाना बना रही हैं, यानी रोटी को बना रही हैं या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट कर रही हैं। यहाँ पे कानून की माँ है मदर इन लॉ, एंड मदर इन लॉ क्या कर रही हैं? मदर इन लॉ ये एडवाइस दे रही हैं कि नमक ज़्यादा है, नमक कम है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे जो है मेड सर्वेंट है जो साफ़ कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो वाइफ हैं ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं। अगर 1 घंटे में 20 रोटी बना रही हैं और 2 घंटे किचन में रही हैं, तो कितने रोटी बननी चाहिए? 40। यानी कि इनका जो आवर है ये आवर आउटपुट से कनेक्टेड है,
लेकिन इनका जो आवर है आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, इनका आवर आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है, एंड ये जो है इनडायरेक्ट लेबर है, और ये जो है डायरेक्ट लेबर है। अब बड़ी बड़ी एग्जाम्पल में देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी में देखिए, मान लिया जाए कि मारुति का है, मारुति का कारखाना है। अगर कारखाना देखे हो तो शायद आपको समझ में आएगा फैक्ट्री में। तो उस प्लांट में क्या है कि एक लेबर है जो कार को कसता है, असेंबल करके फिर बनाता है, एक दूसरा गाइडेंस देता है, और तीसरा है जो उसको टायर वगैरह लेके असिस्ट करता है। इनका जो आवर है वो डायरेक्ट लेबर है, इनका जो आवर है इनडायरेक्ट लेबर है विद इन प्लांट, इनका जो है इनडायरेक्ट लेबर है विद इन प्लांट। ये फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट होंगे, ये फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट होंगे, ये प्राइम कॉस्ट के पार्ट होंगे। अब ये प्राइम कॉस्ट क्या होता है हम आपको एक दो क्लास के बाद यहीं पे समझाएंगे। जब मैं आपको कॉस्ट शीट समझाऊंगा तो डिटेल में इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि दिस इज व्हाट। अब ये सिंपल सा सवाल है, आपको ये जो आउटपुट का कनेक्शंस है इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वीविंग इंडस्ट्रीज में, ध्यान से देखिएगा, वीविंग इंडस्ट्री मतलब कि जो साड़ी बनाने का काम है या टोपी बनाने का काम है, टोपी लगाने का नहीं है, टोपी बनाने का काम है, तो वीवर्स होते हैं। अब आप ही बताइए, जो वीवर्स हैं वो क्या है? वो डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है? वीवर जो है वो डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है? जो वीवर हैं वो डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है? जो वीवर हैं वो डायरेक्ट लेबर है। मेरी बात समझ में आई? जो वीवर हैं वो डायरेक्ट लेबर हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर नहीं है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो जो यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाता है वो डायरेक्ट लेबर है, जो यूनिट ऑफ आउटपुट को नहीं बढ़ाता प्लांट में है तो वो डायरेक्ट लेबर है। अब एक छोटी सी मैं एग्जांपल पूछता हूं, आप ही बताइए। प्लांट के अंदर डायरेक्टर प्लांट है, डायरेक्टर प्लांट है जो कि गाइडेंस देता है, जो कि क्या करता है? गाइडेंस देता है, जो कि क्या करता है? गाइडेंस देता है। अब बताइए, ये डायरेक्टर प्लांट गाइडेंस देता है तो ये डायरेक्ट लेबर हुआ या इनडायरेक्ट लेबर हुआ? ये इनडायरेक्ट लेबर हुआ। क्यों? क्योंकि ये यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ाता। अब उसी तरह से सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है लेकिन यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ाता। वो डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो इन सारे चीज़ों को समझिए, आपकी डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, और उसको समझने की कोशिश करके आगे बढ़िए। तो अभी मुझे लगता है कि प्लांट के अंदर डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर भी आपके स्टडी मटेरियल में, यानी कि जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपके स्टडी मटेरियल में जो लाइन लिखी रहती हैं उसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आता है। तो ध्यान से देखिएगा, लेबर का मतलब क्या होता है? एनी ह्यूमन बीइंग working in a plant will be labor. Any human being working in a plant, and if this labor increases the unit of output, this will be termed as a direct labor, else it will be indirect labor. So very simple. So यहाँ पे फिर से देखिए, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वाइफ हस्बैंड सब कुछ। वर्कर्स ऑन द फ्लोर एरिया इज ए डायरेक्ट लेबर, क्योंकि फ्लोर एरिया पे काम होता है। डायरेक्ट लेबर वर्क्स ऑन द फ्लोर एरिया, क्योंकि यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाता है। डायरेक्ट लेबर कैन रेडली बी आइडेंटिफाइड द स्पेसिफिक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जिस जॉब के लिए वाइफ है 1 घंटा में 20 रोटी तो 2 घंटे में 40 चपाती, मतलब कि उनके द्वारा दिए गए आवर्स गिवन बाय हिम कैन बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिट ऑफ आउटपुट, can be identified with the unit of output. That's the point. So all flow directly, see, all labor directly engage in converting the raw material into the finished goods or in altering the construction, composition and condition of the product. ये direct labor होगा। समझ में आया? Any other form of labor incurred wholly for a specific job, जो unit of output के लिए responsibility है, वो direct labor होगा। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा indirect labor क्या है, देख रहे हैं। Any worker off the floor but within the plant will be termed as a indirect labor, यानी ऑफ द फ्लोर, यानी कि रॉ मटेरियल को आउटपुट के कन्वर्ट करने में नहीं लगा, लेकिन वो विद इन प्लांट है। प्लांट का सुपरवाइजर इनडायरेक्ट लेबर है, प्लांट का डायरेक्टर सुपरवाइजर है, मशीन मैन इनडायरेक्ट लेबर है, राइट। पर्सनल डिपार्टमेंट विद इन द प्लांट वो इनडायरेक्ट लेबर है, चूंकि यूनिट ऑफ आउटपुट को नहीं बढ़ाता। अच्छी तरह से समझिएगा, जब ये बातें आपको दिल में समाएंगी और आप समझेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वी कैन अंडरस्टैंड दैट इनडायरेक्ट लेबर इन फॉलोइंग पॉइंट,
Indirect labor of production help direct labor. Indirect labor is that labor which cannot be readily identified with a specific job contract or work order. It includes all the labor not directly engaged in converting raw material into the finished goods or in altering the construction, composition or condition of the product. यानी कि जो डायरेक्ट लेबर को हेल्प करता है किसी भी काम के लिए डायरेक्टली वो यूनिट ऑफ आउटपुट को, यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, लेकिन असिस्टेंस है। यानी कि जो टॉप लेवल पर बंदा है उसका भी असिस्टेंट है, जो बॉटम लेवल पे बैठा है उसका भी असिस्टेंस है। आर यू वेरी गेटिंग माई पॉइंट? ये हमेशा चलते रहना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का अलग से क्वेश्चन आता है तो व्हाट आई विल डू दैट, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए अलग से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल में दो, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट, लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैं अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में सिर्फ इसी के बारे में समझाऊंगा, सिर्फ इसी के बारे में, और रटवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि एग्जाम में ये 5 नंबर का आता है एंड इवन फॉर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, कॉस्टिंग गुरु के इस गुरुकुल में आप जैसे परिंदों का बहुत स्वागत है। परिंदा इसलिए कहता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हम आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉस्टिंग की दुनिया में। मेरी एक ही एम है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत ही सरल सब्जेक्ट हो और आप कॉस्टिंग को अपना सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में बदलना नहीं था, बंद